नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट भारतीय इतिहास यूनिट थर्ड संगम एज संगम युग का पार्ट 1 हम इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 21 में 21 में देख चुके थे और उसमें हमने संगम साहित्य का वर्णन देखा था और संगम युगीन समाज के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम संगम युग को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे संगम कालीन शासन व्यवस्था। पिछले वीडियो में हमने ये क्लियर कर दिया था कि संगम क्या था और संगम युग क्या था, क्या अर्थ था उसका। संगम कालीन शासन व्यवस्था इस वीडियो में हम देखेंगे और संगम काल की आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था को इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं संगम कालीन शासन व्यवस्था। संगम कालीन शासन व्यवस्था को कुछ बिंदुओं में हम देखते हैं। सबसे पहला है राजा। राजा अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चेर, चोल तथा पांड्य राज्य में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। राजा निरंकुश होता था। राज्य की समस्त शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी। साधारणतया राजा का सबसे बड़ा पुत्र पिता के पश्चात राजगद्दी पर बैठता था। उत्तराधिकार के लिए कई बार रक्तपात पूर्ण संघर्ष भी होते थे। राजाओं के दरबार शानदार होते थे। शाही दरबार राजा की राजनीतिक क्रियाओं का केंद्र होता था। यद्यपि राजा को असीमित शक्तियां तथा अधिकार प्राप्त थे, परंतु अपनी प्रजा की भलाई करना राजा अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। राजा पर चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी हुई 5 समितियों का नियंत्रण रहता था। राजा में दैवी गुणों का होना माना जाता था। राजा को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। राजा प्रतिदिन दरबार लगाता था और दरबार में अपनी प्रजा की शिकायतें सुनता था। दूसरा है मंत्री परिषद। राजा के कई मंत्री होते थे और उनका कर्तव्य राजा को सलाह देना था। राजा को महत्वपूर्ण समस्याओं पर सलाह देने के लिए अनेक परिषदें बनी हुई थी, जिनमें कुछ परिषदों के नाम है एन, पेरुन, कुलु। एक परिषद ये भी थी एन पेरुनकुलु तथा दूसरी थी एन पेरायम। एन पेरुनकुलु और एन पेरायम, ये इस तरह से कुछ परिषदें बनी हुई थी। एन पेरुनकुलु नामक संस्था में 5 सलाहकार थे: मंत्री, पुरोहित, सेनानायक, राजदूत और गुप्तचर। तो एन पेरुनकुलु संगमकालीन ये परिषद थी, एन पेरायम ये दोनों। दूसरी संस्था एन पेरायम थी, नौकरशाही, प्रमुख नागरिकों तथा सेना के तीनों अंगों की देखभाल करती थी एन पेरायम। तो एन पेरुनकुलु राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखती थी। प्रमुख अधिकारी की बात करें तो पुरोहित, प्रमुख ज्योतिषी, वैद्य, सेनापति आदि राज्य के प्रमुख अधिकारी होते थे। पुरोहित का प्रमुख कार्य धार्मिक कार्यों की देखभाल करना और ज्योतिषी का कार्य इन धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निकालना था। वेद चिकित्सा व्यवस्था की देखरेख करता था और सेनापति सेना की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। नगर सभा तथा ग्राम सभा। नगरों में आवश्यक म्युनिसिपल सेवाओं के लिए साफ सफाई वगैरह व्यवस्था थी। नगर सभा का मुख्य कार्य न्याय व्यवस्था के संचालन में राजा को सहायता देना तथा नगर की समस्याओं पर राजा का ध्यान आकर्षित करना था। नगरों में चौकीदार धनुष और बाण लेकर गश्त लगाया करते थे। ग्राम सभा गांव के लोगों की सभा थी, जिसमें संपूर्ण गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता था। सैन्य व्यवस्था। प्रत्येक राजा एक शक्तिशाली सेना रखता था। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पैदल, घुड़सवार, रथारोही तथा गजारोही। सैनिक युद्ध के आवश्यक हथियारों से सुसज्जित रहते थे। तलवार, भाला, धनुष बाण, कवच, ढाल आदि सैनिकों के प्रमुख अस्त्र शस्त्र थे। राजा स्वयं युद्ध का संचालन करता था।
युद्ध के दौरान राजा के मनोरंजन अथवा घायल हो जाने पर पराजय स्वीकार कर ली जाती थी। तो युद्ध के दौरान राजा के घायल हो जाने पर, मनोरंजन नहीं, घायल हो जाने पर पराजय स्वीकार कर ली जाती थी। युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिकों की पूजा की जाती थी। विजित प्रदेश को निर्ममता पूर्वक नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता था। न्याय व्यवस्था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह फौजदारी मामलों में अंतिम निर्णय दिया करता था। न्याय कार्यों की देखभाल के लिए मंत्री तथा न्यायाधीश होते थे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायालय थे। राजधानी में राजा स्वयं न्यायालय की अध्यक्षता करता था। दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाती थी। दंड व्यवस्था बड़ी कठोर थी। सिर काटना, अंग भंग, शारीरिक यातनाएं देना, कारावास की सजा देना, जुर्माने करना आदि विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते थे। चोरी करने वाले का सिर काट दिया जाता था। इतनी खतरनाक और कठोर दंड व्यवस्था थी। व्यभिचारी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने वाले की जबान काट ली जाती थी। दंड देने का उद्देश्य सजा देना था, न कि अपराधी का सुधार करना। राजस्व व्यवस्था, संगम काल में अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो राजस्व था उपज का 1/6। विशेष अवसरों पर भूमि कर में छूट दी जाती थी। सीमा शुल्क तथा चुंगी भी राज्य की आय के अन्य साधन थे। राज्य में शत्रु पक्ष से जीती हुई तथा लूटी गई संपत्ति भी आय का एक अन्य साधन थी। पराजित शत्रु तथा मुखिया लोग शाही खजाने में उपहार भेजते थे। तो ये तो हो जाता है हमारा संगमकालीन शासन व्यवस्था, जिसमें राजा, मंत्रिपरिषद, प्रमुख अधिकारी, नगर सभा तथा ग्राम सभा, सैन्य व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था शामिल है। अब हम देखते हैं संगमकालीन आर्थिक व्यवस्था। संगमकालीन आर्थिक जीवन का वर्णन, जिसमें हम देखेंगे कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य। संगम युग में कृषि की बात करें तो संगम युग में दक्षिणी राज्यों के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। चावल, नारियल, काली मिर्च, हल्दी, गन्ना, कटहल आदि की उपज होती थी। कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था थी। चोल राज्य में कावेरी नदी का जल सिंचाई के काम आता था। तो उपज में चावल, नारियल, काली मिर्च, हल्दी, गन्ना और कटहल आदि की उपज होती थी। सिंचाई की व्यवस्था थी और चोल राज्य में सिंचाई के लिए कावेरी नदी का उपयोग, जल का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। कृषक दो भागों में विभक्त थे। संपन्न कृषक समाज जिनके पास अपनी भूमि थी, और निर्धन कृषक जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी तथा वे संपन्न कृषकों की भूमि पर अपना काम करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। अगला है उद्योग धंधे। तो संगम काल में अनेक घरेलू उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। सूती तथा रेशमी वस्त्रों का उद्योग काफी विकसित था। उरेयूर सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरेयूर ये एक नगर था उस समय प्रसिद्ध, उरेयूर, और बंदरगाह भी था उरेयूर। तो इस सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था संगम काल में उरेयूर। ध्यान रखिएगा, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वस्त्रों पर सुंदर डिजाइनें बनाई जाती थी। गन्ने से शक्कर बनाना, ताड़ का रस तैयार करना, बढ़ईगिरी का व्यवसाय, रस्सी बनाना, अस्त्र शस्त्र तैयार करना, चर्म उद्योग, नमक बनाने का उद्योग, स्वर्णकारों का उद्योग, लुहारों का व्यवसाय, भवन निर्माण उद्योग आदि उन्नत थे, विकसित अवस्था में थे। व्यापार वाणिज्य, संगम काल में काफी व्यापार उन्नत था। आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार उन्नत थे। उत्तर भारत में माल से भरी गाड़ियां दक्षिणी भारत आती थी। व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाड़ियों और पशुओं का कारवां बनाकर जाते थे। अधिकांश आंतरिक व्यापार विनिमय द्वारा होता था। पशुओं, औषधियों, तो देखिए आंतरिक व्यापार विनिमय द्वारा होता था, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना देना। पशुओं, औषधियों, मछली के तेल, गन्ने, शहद, जड़ी बूटियों, ताड़ी आदि की परंपरा अदला बदली होती थी।
शहर की गलियों में लोग फूल, धूप, सुगंधित द्रव, रेशमी वस्त्र, मूंगे, चंदन आदि बेचते थे। मदुरा के बाजार बड़े प्रसिद्ध थे। ये मदुरई या मदुरा प्रसिद्ध नगर था उस टाइम पे, जहाँ पे मीनाक्षी मंदिर स्थित है। विदेशी व्यापार भी विकसित था। तो दो नगर हो गए देखिए, मदुरा और उरेयूर। बड़ी बंदरगाह वाले नगर व्यापार के केंद्र थे। बंदरगाहों पर व्यापारिक जहाज इकट्ठा होते थे। जहाज़ों का मार्ग निर्धारित करने के लिए प्रकाश स्तंभ बनाए जाते थे या लाइट हाउस बनाए जाते थे, जिससे कि दूर से ही समुद्र में नजर आ जाए वो बंदरगाह। जहाज़ों का मार्ग निर्धारित करने के लिए लाइट हाउस बनाए जाते थे, प्रकाश स्तंभ बनाए जाते थे। नीरा, तोंडी, मुशीरी, कोरकर, नेलीसिंडा, कुहूर आदि प्रमुख बंदरगाह थे। बंदरगाहों में विदेशी लोग भी रहते थे। तमिल राज्यों को रोम, मिस्र, अरब, चीन, मलय द्वीप आदि से व्यापारिक संबंध था। यहाँ से काली मिर्च, सूती और रेशमी वस्त्र, मलमल, हाथीदांत, मोती, कीमती रत्न, हीरे, नीलम, कीमती पत्थर आदि का निर्यात किया जाता था। इसके बदले में कांच का सामान, मूंगा, शराब, सोना, चांदी, तांबा, अत्यंत महीन कपड़े आदि का आयात किया जाता था। अरिकमेडु पांडिचेरी में है। ये एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। यहाँ वस्तुओं को इकट्ठा कर भारत के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। मुजीरिस, पुहार तथा अरिकमेडु की खुदाई में रोमन सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि भारत का रोमन साम्राज्य इटली के साथ व्यापारिक संबंध थे। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी एक बुक हुई है। तो पेरिप्लस के लेखक ने भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन किया है। अब बात करें धार्मिक जीवन की, तो वैदिक धर्म का प्रभाव। संगम युग के धर्म पर वैदिक धर्म का काफी प्रभाव था। उत्तर भारत की अनेक पौराणिक कथाएं यहाँ भी लोकप्रिय थी। इनमें एक अगस्त्य उपाख्यान है। इसके अतिरिक्त शिव के द्वारा त्रिपुरासुर दाह, शिव द्वारा बाज के पंजे से कबूतर की रक्षा या कपोत की रक्षा, कृष्ण की रास लीला से संबंधित आख्यान आदि भी काफी लोकप्रिय थे। संगम काल में वैदिक यज्ञ एवं संस्कार भी प्रचलित थे। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री इतिहासकार हुए हैं। उनके अनुसार तमिल देश में वैदिक धर्म और आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार था। ये नीलकंठ शास्त्री बोलते हैं। देवी देवता। संगम काल के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ शिव, बलराम, कृष्ण, मुरुगन आदि की पूजा की जाती थी। मुरुगन उनका एक प्रमुख देवता था। मुरुगन देवता की तमिल समाज में बहुत मान्यता थी। वहाँ मुरुगन के अनेक मंदिर बने हुए थे। आगे चलकर इसे सुब्रमण्य नाम दिया गया तथा स्कंद कार्तिकेय से इसकी साम्यता स्थापित की गई। मुरुगन के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कृष्ण आदि की भी उपासना की जाती थी। सरस्वती की पूजा भी प्रचलित थी। तमिल लोग यज्ञादि भी करते थे। यज्ञों के समय पशुओं की बलि देने की परंपरा थी। मंदिर। संगम साहित्य में अनेक मंदिरों का उल्लेख है। पुहार में इंद्र की पूजा की जाती थी। ये पुहार नगर है, एक बंदरगाह नगर, तथा इसके लिए वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाता था। तमिल साहित्य में सरस्वती के एक मंदिर का उल्लेख मिलता है। स्त्रियां और पुरुष तुलसी की पूजा भी करते थे और सायंकाल में नियमित रूप से मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए जाते थे। ये लोग कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों में भी विश्वास करते थे। वैदिक यज्ञ। संगम काल में वैदिक यज्ञ एवं संस्कार भी प्रचलित थे। कुछ यज्ञ एवं संस्कार उसी रूप में प्रचलित थे, परंतु उनके धार्मिक संस्कारों तथा उपासना पद्धति में दक्षिण की प्राचीन परंपराएं भी शामिल हो गई थी। ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठानों के संपादन में सहायता करते थे। वैदिक धर्मानुयायियों का विरोधी संप्रदायों के अनुयायियों से परस्पर वाद विवाद भी होता था। जैन तथा बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के साथ साथ सुदूर दक्षिण में
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का प्रचलन था। तमिल प्रदेशों से इन दोनों धर्मों से संबंधित कई मंदिर तथा विहार प्राप्त हुए हैं। इस तरह से ये संगमकालीन या संगम काल कंप्लीट हो जाता है हमारा, और थर्ड यूनिट भी इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो जाती है। कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। संगम काल में तमिल लोगों के प्रमुख देवी देवता कौन कौन से थे? तो मुरुगन, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, बलराम, कृष्ण, सरस्वती आदि। संगमकालीन साहित्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो तिरुकुरल है प्रसिद्ध ग्रंथ, तिरुकुरल, जिसकी रचना प्रसिद्ध विद्वान तिरुवल्लुवर ने की। तिरुवल्लुवर ने की, ये विद्वान है तिरुवल्लुवर, इन्होंने इस संगमकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। संगम काल में तमिल समाज कितने वर्गों में विभाजित था? उनके नाम लिखिए। तो संगम काल में तमिल समाज 5 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, ये हमने पढ़ा दिया। आरासर, राजपुरा परिवार से जुड़े लोग आरासर में आते थे। वनीगर, ये व्यापारी होते थे। वल्लाल, ये संपन्न भूस्वामी या जमींदार होते थे। वेल्लार, ये भूमिहीन तथा निम्न श्रेणी के किसान या मजदूर होते थे। तो ब्राह्मण, आरासर, वनीगर, वल्लाल और वेल्लार। संगम काल में अरिकामेडु नामक नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां वस्तुओं को इकट्ठा कर भारत के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। तो अरिकामेडु इसलिए प्रसिद्ध था। तो संगम काल में अरिकामेडु क्यों प्रसिद्ध था, इसका ये आंसर है। और संगम काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? तो व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। वल्लाल कौन थे? तो संगम काल में कृषक वल्लाल कहलाते थे। ये 2 वर्गों में विभक्त थे, संपन्न कृषक वर्ग और निर्धन कृषक था अथवा मजदूर कृषक वर्ग। प्रथम संगम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रथम संगम की स्थापना ऋषि अगस्त्य द्वारा थेनवा दुरई में की गई थी। जगह का नाम है थेनवा दुरई। ठीक है। और तृतीय संगम की स्थापना किस नगर में की गई थी? तो तृतीय संगम की स्थापना मदुरई नगर में की गई थी। संगम काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो नीरा, तोंडी, मुशिरी, संगम काल के प्रमुख बंदरगाह थे। कोरकई, उसके अलावा कुहूर, नेलीसिंडा, आदि। नीरा, तोंडी, मुशिरी, कोरकई, कुहूर और नेलीसिंडा। संगम काल के प्रमुख उद्योगों का उल्लेख कीजिए, यह भी बताया था मैंने। रेशमी वस्त्रों का उद्योग, शक्कर बनाना, ताड़ का रस तैयार करना, बढ़ईगिरी का व्यवसाय, अस्त्र शस्त्र तैयार करना, चर्म उद्योग, स्वर्णकारों का व्यवसाय, ये प्रमुख उद्योग थे। संगम काल में राज्य की आय के प्रमुख साधन क्या थे? तो संगम काल में भूमि कर था एक, तो भू राजस्व, जो उपज का कुल उपज का 1/6 भाग होता था। उसके अलावा सीमा शुल्क था, चुंगी, उपहार, युद्ध में लूटी गई संपत्ति आदि राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। इस तरह से ये छोटे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। संगम का अर्थ मैंने बता दिया था। संगम साहित्य से क्या तात्पर्य है? संगम युग में तमिल कवियों द्वारा रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। इस साहित्य की रचना ईसवी सन की प्रथम 3 शताब्दियों में हुई। इस तरह से हमारी ये कंप्लीट होती है थर्ड यूनिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।